हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू डूइंग वेल। तो हम कर रहे थे क्लास 8th के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को, सब्जेक्ट साइंस, जो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई बेस सिलेबस पर है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट फर्स्ट किया था, पार्ट सेकंड किया था। तो आज है हमारा पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फूड एंड एनिमल। तो नेक्स्ट चलने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल, सबसे पहले हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा था, क्रॉप क्या होती है। फिर हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्रॉप की टाइप्स पढ़ी थी। क्रॉप की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फूड, दूसरी होती है कैश। ठीक है, फिर हमने सीजन के बिहाव पर हमने दो तरह की क्रॉप पढ़ी थी, रबी और खरीफ। ठीक है, फिर हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा प्रिपेयरिंग द सॉइल, सेकंड sowing the seed, third manure and फर्टिलाइजर के बारे में समझा था। तो आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है जो मैन्यूर और फर्टिलाइजर में ही आता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो डायग्राम है ये है। ठीक है, पहले नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में जो होती प्रेजेंट होती है, उसको लेग्यूमिनियस जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक अमीनो एसिड प्रोटीन में चेंज करती है। ठीक है, फिर ये अमोनियम साल्ट बनाता है। इसको हम इजी वे में समझते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको आगे मूव करती हूँ समझाने के लिए। देखें, सबसे पहले क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए नाइट्रोजन साइकिल चलता है। ठीक है, तो वो कैसे चलता है इसके बारे में समझते हैं। कहते कि ऑल लिविंग बींग्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? नाइट्रोजन की। क्यों नाइट्रोजन की ही क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ग्रोथ होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। इवन ह्यूमन बीइंग को भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्लांट्स न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो हम आगे चलते हैं। जो एटमॉस्फेरिक, मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, जो गैशियस नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन
नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करना पड़ता है। तो उसका प्रोसेस समझते हैं, उसका प्रोसेस कैसे है। एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, जिसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, वो जो लेग्मीनियस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, जिनकी रूट्स होती हैं ऐसे ऐसे, जैसे आप पीस के लगा सकते हो, ठीक है। चिकपी जो होते हैं वो, यहाँ चिकपी ऐसी ऐसी इसकी रूट्स होती हैं। ये रूट्स क्या करती हैं, इनका काम होता है कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करना। ओके, तो कौन सा बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है राइजोबियम। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप कहीं अपने नोट पे लिख लो, ठीक है। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है उसको चेंज करता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। ओके, तो ऐसे ये होता है, इसको बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग। ओके, देन एक और टर्म है, एक और बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर, ठीक है। एजोटोबैक्टर ये क्या बैक्टीरिया है, ये लिविंग बैक्टीरिया है जो सोइल में प्रेजेंट होता है, जो सोइल में प्रेजेंट होता है। एक सेकेंड, एजोटोबैक्टर ये एक लिविंग बैक्टीरिया है। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सोइल में प्रेजेंट होता है। इसका भी सेम फंक्शन है जो राइजोबियम करता है, ठीक है। इसकी वजह से जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में होती है, वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सिंग। और नाइट्रोजन साइकिल किसको बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। नाइट्रोजन साइकिल, जब प्लांट्स डाई हो जाते हैं, प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो उनके पास से जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में फॉर्म होती है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन गैसेस में चेंज होती है और एटमॉस्फेयर में क्या कर जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और इस प्रोसेस के किस बैक्टीरिया के कारण होती है, ये होती है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी वजह से ये प्रोसेस होता है। पहले क्या था कि नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में थी वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज होती है। अभी क्या होगा, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है नाइट्रोजन में चेंज होगा और डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो क्या करेगा, इसको एटमॉस्फेयर में दोबारा वापस भेज देगा, ठीक है। किसकी हेल्प, सॉरी, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको एटमॉस्फेयर में दोबारा वापस भेज देगा गैसियस फॉर्म में, ठीक है। ये होता है आपका नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था इसका, ये तो बहुत आगे आ गए। हाँ, अभी देखो, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज करना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। एजोटोबैक्टर एक लिविंग बैक्टीरिया है जो सोइल में प्रेजेंट होता है, ये सेम प्रोसेस करता है, ठीक है। वही जो मैंने आपको राइजोबियम वाला प्रोसेस बताया था। ओके, देन nitrogenous compounds are taken in by plant through their roots and utilized in synthesized plant protein and other compound। वही जो nitrogenous
कंपाउंड चेंज होता है वो प्लांट्स की रूट्स में जाता है, प्लांट्स के उसको प्रोटीन मिलता है, ग्रो करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एक नेक्स्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होता है कि जब प्लांट डाई कर जाता है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो जो प्लांट की बॉडी पे प्रेजेंट होता है वो कन्वर्टेड होके बैक टू नाइट्रोजन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वापस चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग। ओके, समझ आ गया आपको सबको। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारी टर्म फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर, These are the chemically prepared compound containing nutrients, ठीक है। इसको केमिकली इसको बनाया जाता है, केमिकली इसको बनाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस डाले जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर फर्टिलाइजर की लेनी हो, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एक्सेट्रा, ये सभी फर्टिलाइजर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका एनपीके। एनपीके जो हमारी फर्टिलाइजर है इसको बेस्ट फर्टिलाइजर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होता है, पोटाशियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसमें हम कह सकते हैं इसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया ना। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। अगर फर्टिलाइजर जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए, अगर फर्टिलाइजर प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है बट इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगर हम इसको हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर पल्यूशन क्रिएट करेगा। अब आप पूछोगे वाटर पल्यूशन कैसे? इसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र क्या करता है, फर्टिलाइज़र टाइम के साथ सॉइल में मिक्स हो जाता है और सॉइल में मिक्स होने के बाद जो ग्राउंड वाटर है उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह वो वाटर पल्यूशन करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, The accumulation of fertilizers in the water body kills the aquatic organism causing eutrophication, ठीक है। अगर जो फर्टिलाइजर अगर वाटर बॉडी में ऐड हो जाएं, ठीक है, वाटर बॉडी में ऐड हो जाएं, वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, हम हमारे सी ओशियन में जो हमारे क्रिएचर्स पाए जाते हैं, जो हमारी फिश, ठीक है, टर्टल्स, ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं, ऐसे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इस अगर वो खत्म हो जाए तो उसको बोलेंगे यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन। ओवर यूज ऑफ दी फर्टिलाइजर, अगर हम ज़्यादा हद से ज़्यादा फर्टिलाइजर को यूज़ करेंगे तो ये सॉइल पल्यूशन करेगी जिसकी वजह से ये हमारे फूड में एंटर होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारे फूड में आ जाएगी। जैसे हमने वीट की क्रॉप लगाई तो क्रॉप में क्या होगा, हमारे जो फूड है उसमें, जो हमारी क्रॉप है उसमें भी ये ऐड हो जाएगी, ठीक है, जो हमारे लिए पॉइजनस का काम करेगी। ओके, डन। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव। अगर आपके सोइल की फर्टिलिटी, अगर सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाए तो उसको इम्प्रूव कैसे करें, ठीक है, उसको इम्प्रूव कैसे करें, उसके लिए मेथड है। 3 तरह के जनरली मेथड यूज़ किए जाते हैं, फील्ड फैलो, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं, फील्ड फैलो। फील्ड फैलो, फील्ड फैलो मीन कि अगर एक बार आपने कोई क्रॉप लगा ली है तो उसके 1 और 2 साल तक उस खेत में कुछ भी ना लगाया जाए। इसकी वजह से क्या होगा कि
ऑटोमेटिकली आपकी सोइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, इसको बोलते हैं फील्ड फैलो। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या मतलब कि एक साथ एक ही फील्ड में दो तरह की फसल लगाई जाए। ठीक है, जैसे आप वीट के साथ लेग्यूमिनियस प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स जैसे पल्सेस होगी, पल्सेस लगा सकते हैं। वीट के साथ अगर पल्सेस लगाएंगे तो इसके साथ क्या होगा कि सोइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी। ओके, ये दो आपको समझ आ गए। फैलो फील्ड की आपको क्या करना है कि 1 और 2 साल के लिए उस फील्ड को खाली छोड़ देना है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या कि अगर आप वीट की क्रॉप कर रहे हैं या राइस की क्रॉप कर रहे हैं कि उसके साथ कोई लेग्यूमिनियस प्लांट लगा दिया जाए। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी सोइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाए, इम्प्रूव होती रहे। नेक्स्ट है आपका क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या कि अगर एक सीजन में हमने वीट लगा लिया है, ठीक है, तो उसके नेक्स्ट सीजन में हमने राइस लगा दी। ठीक है, ऐसे इसकी क्या बनी रहेगी, सोइल फर्टिलिटी बनी रहेगी। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आ गया ना। तो नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। अच्छा, हमने पहले पढ़ा था प्रिपेयरिंग दी सोइल। ओके, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, प्रिपेयरिंग दी सोइल। सबसे पहले अगर हमने किसी भी फसल को लगाना है तो पहले हमें सोइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। दूसरा हमने क्या किया था, सोइंग सीड, कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स हमने लगाने हैं। थर्ड देन क्या था हमारा, हमने क्या किया, मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज किए। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाएगा, नेक्स्ट है आपका फोर्थ इरिगेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इरिगेशन। ओके, अब इरिगेशन के बारे में हम जानते हैं। Irrigation is the process by which a sufficient quantity of water is supplied to the crop. Irrigation एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम फील्ड को, क्रॉप को जो हमने लगाई होती है उसको हम वाटर की फैसिलिटी देते हैं, वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है कि हर अलग अलग क्रॉप की रिक्वायरमेंट वाटर की अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे राइस क्रॉप को बहुत पानी की ज़रूरत होती है, वहीं वीट क्रॉप को बहुत लेस अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे वेरियस सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, डैम्स एंड कैनल्स। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ। आगे देखिए, पहले देखते हैं हम कि इरिगेशन, इरिगेशन में भी दो तरह की इरिगेशन है। जैसे हमारा हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा हमारा है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जो पहले यूज़ किया जाते थे। अब तो मॉडर्न सिटी आ गई हैं, तो मॉडर्न तरीके के इरिगेशन सिस्टम आ गए हैं। ओके, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। ट्रेडिशनल मेथड हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, जैसे कि पुलिंग वाटर फ्रॉम द वेल, कैनल एंड इरिगेटिंग द फील्ड। मीन कि वाटर को वेल से निकालना, कैनल से निकालना और देन फील्ड को इरिगेट करना। ये सबसे पहला मेथड है जो है आपका, इसको बोलते हैं राहत। ठीक है, राहत कैसे, यहाँ पर इस बल्ब को इसके साथ बांध दिया जाता था, ये बल्ब ऐसे घूमता था, वैसे ही ये ऐसे घूमेगी और इसके यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका ये है आपका चेन पंप। ये है आपका चेन पंप, इसका भी वही प्रोसीजर है। ये चेन की, जैसे साइकिल की चेन की वजह से साइकिल चलता है, वैसे ही इसकी चेन की वजह से ये पानी बाहर निकलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा
ट्रेडिशनल मेथड में हमने पॉइंट क्या है, ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन आर चेन पंप एंड ढेकली, ठीक है, चेन पंप यूज किया और ढेकली भी यूज किया जाता है। आपका काम क्या है कि आपने देखना है सर्च करके ढेकली कौन सा प्रोसीजर और कैसे चलता है, ठीक है। बट दिस मेथड ऑफन लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर, बट इसकी वजह से क्या होता था कि पानी की बहुत वेस्टेज होती थी, ठीक है। इसकी वजह से हमने मॉडर्न मेथड को प्रेफर किया। ओके, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन, मॉडर्न मेथड में क्या है, फुरो इरिगेशन, बेड और बेसिन इरिगेशन। देखो फुरो मेथड में क्या करते हैं, फुरो इरिगेशन में रिजेस बनाएंगे, जैसे ये ऊपर की रिज बनाई हुई है, नीचे फुरो बनाया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ से पानी लगेगा और यहाँ से पानी होता हुआ सभी खेत में हर एक कोने पर पानी लगेगा। तो ये है आपका फुरो इरिगेशन। आपका बेड और बेसिन इरिगेशन क्या है कि पूरे खेत को पानी से भर देना, इसको आप बोलते हो बेसिन इरिगेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि ऐसे इसको पाइप लगाई जाती है और पाइप में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बूंद 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 गिरता रहता है, इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन, देखो ऐसे पाइप है और पाइप में ऐसे स्प्रिंकल की तरह ये पानी, जैसे आप शावर की तरह बोल सकते हो कि ऐसे ये पानी लगता है। ओके, देन आपका नेक्स्ट टॉपिक है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। वीडिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और क्रॉप की प्रोटेक्शन कैसे कैसे की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वीड कंट्रोल। सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कि वीडिंग होता क्या है, ठीक है। इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे वीड कंट्रोल। A weed is unwanted plant that grow along with the main crop. एक वीड क्या होता है, एक अनवांटेड प्लांट होता है जो हमारी क्रॉप में आ जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि घास, ठीक है, ग्रास आ गया, अनवांटेड ग्रास आ गया खेत में, तो उसको बोलते हैं वीड। वीड compete with the crop nutrient। अब देखो जो क्रॉप को न्यूट्रिशन चाहिए वो क्या कर रहा है, वो वीड लेके जा रहा है। उस पानी, लाइट, स्पेस, ये सब क्या ले रहा है, वीट ले रहा है। तो इसकी वजह से फसल को वो न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं होंगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है। तो रिमूव फॉर ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, कहते कि एक हमारी क्रॉप की हेल्दी ग्रोथ के लिए अननेसेसरी वीड जब को हमने रिमूव करना है, और इसी रिमूविंग द वीड इज कॉल्ड वीडिंग। हमने वीड को रिमूव करना है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। ओके, देन वीडिंग इज डन बाय हैंड। वीडिंग हाथ से भी की जाती है, हाथ से भी हम गार्ड्स को उठा सकते हैं, उतार खेत से निकाल सकते हैं, और इसके लिए होए और हैरो यूज़ किए जाते हैं। अब आपका होमवर्क है कि आप होए को फाइंड आउट करेंगे और हैरो की इमेजेस को देखेंगे और पता करेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा वीडिंग, यही टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक, इसके आगे सम टाइम केमिकल। देखो अभी क्या आ गया, अभी मॉडर्न टाइम आ गया है। तो मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि लोग हाथों से काम करना कम पसंद करते हैं, तो वे क्या करते हैं, वह केमिकल्स यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और डिस्ट्रॉइंग वीड्स को हमने खत्म करना है, तो उसको हम उस केमिकल को क्या बोलेंगे, वीडीसाइड्स। उस केमिकल को क्या बोलेंगे, वीडीसाइड। और इस वीडीसाइड की एग्जांपल है बुटस्लर इज अ कॉमन वीडीसाइड। ओके, कंट्रोलिंग पेस्ट। अभी हमने क्या किया कि हमने वीडी को रिमूव किया जो क्रॉप को डैमेज करती है। उसी तरह क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को और चीज़ों से भी खतरा होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कहते कंट्रोलिंग पेस्ट, ठीक है। पेस्ट मीन बर्ड, रैट, इनसे अपनी हमने क्या करना है, क्रॉप को बचाना है, ठीक है। बर्ड्स, रैट ईट डैमेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर यूज, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, स्कार स्क्रो लगाया जाता है। जैसे एक फील्ड है, फील्ड में एक
मटका, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं और ऐसे लगाया जाता है खेत में कि इससे बर्ड्स रैट्स दूर रहें, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कार्सक्रो। नेक्स्ट है हमारा पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। अभी पेस्टिसाइड भी यूज़ किए जा रहे हैं और इंसेक्टिसाइड भी यूज़ किए जा रहे हैं जो हमारे इंसेक्ट और पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप की प्रोटेक्शन हो सके। ओके, नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। हमने 4th पॉइंट क्या पढ़ा था कि हमने इरिगेट करना। अब इरिगेशन करने के बाद फसल हो जाती है तैयार, तो फसल तैयार हो जाएगी तो उसके करेंगे हम हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग करना, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। कटिंग करना उस फसल को, उसको कलेक्ट करना, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और इसके लिए सिक्कल यूज़ किया जाता है, दातर जिसको बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली फार्मर जिनके स्मॉल फार्म्स होते हैं वो तो सिक्कल से ही अपनी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। बट लार्ज फार्म होते हैं उसमें मशीन के थ्रू हार्वेस्टिंग की जाती है और इसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर्स। जैसे आप एग्जांपल समझो कंबाइन, ठीक है। कंबाइन की वजह से हम इजीली हार्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग। अभी देखो हार्वेस्ट हो गया ना, हार्वेस्ट को इससे पहले क्या प्रोसेस होता है? पहली होती है थ्रेशिंग। देखो ऐसे फसल को काट के इसको थ्रेश किया जाता है, पटक पटक के किया जाता है, फिर इससे हमारे जो सीड्स होते हैं वो निकल आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसके बाद जो फसल होती है फिर यहाँ से हमने क्या करना है, ये आपका एक मिनट सॉरी, ये आपका है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, थ्रेशिंग का। और जो मॉडर्न मेथड है ये है इसका, ठीक है। इस मशीन से आप थ्रेशिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विनोइंग। विनोइंग मीन्स कि आपने क्या करना है, जो सीड्स है उसको अलग करना है, हस्क को अलग करना और ग्रेन्स को अलग करना है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, पहले लोग ऐसे करते हैं, अभी भी करते हैं जिनके स्मॉल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनको मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और जिनको लार्ज फार्म होते हैं वो इस मशीन के थ्रू विनोविंग का काम करते हैं। डन, यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, अब आपका है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। आपने हार्वेस्टिंग भी कर ली, आपने थ्रेशिंग का काम भी कर लिया, आपने विनोविंग का काम भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी क्रॉप को सेफली स्टोर करना है, ठीक है। तो ये है आपके सीलोज, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स आर नॉट यूज्ड एज सून दे आर हार्वेस्टेड। जैसे हमने हार्वेस्ट किया हम उसी टाइम इसका यूज नहीं कर लेते, ठीक है, इसको स्टोर करना पड़ता है। बिफोर स्टोरिंग हार्वेस्टेड ग्रेन शुड मेड फ्री फ्रॉम मॉइस्चराइजर। कहते कि जो हमने ग्रेन्स, ठीक है, हार्वेस्ट किया उसको मॉइस्चराइजर से, नमी से बचाना होता है, ठीक है, नमी से बचाना होता है, तो ताकि ये खराब ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले ग्रेन को धूप में सुखाया जाता है, ठीक है। फिर इसको गनी बैग और मेटालिक बिन्स में बंद किया जाता है, ठीक है, गोडाउन में स्टैक कर लिया जाता है, जिसको गनी बैग बोरियां बोलते हैं, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में बोरियां बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो लार्ज स्केल पर क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं सिलोज और ग्रैनरीज यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो सिलोज मैंने आपको बताया, ये है सिलो, बड़े बड़े सिलोज होते हैं, इसमें आप अपनी क्रॉप को स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है, ठीक है। अभी इस पॉपुलेशन में कुछ लोग गरीब होंगे, ठीक है, कुछ लोग अमीर होंगे। जो अमीर होंगे वो, उनको तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जो गरीब होते हैं ना, उनके लिए सरकार ने राशन स्कीम चलाई हुई है, ये आपको पता है। तो ये राशन कहाँ से आता है, सरकार इससे सिलोज में स्टोर करती है और टाइम टू टाइम जो हमारा गरीब तबका है उसको क्या किया जाता है, राशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्यूमिगेशन
फ्यूमिगेशन इज अ प्रोसेस स्प्रेइंग वेपर्स ऑफ केमिकल्स टू किल पेस्ट एंड इन्फेक्शन। कहते कि जो फ्यूमिगेशन होता है, जो हमारी क्रॉप होती है जो हमने स्टोर की जाती है, उसमें हमने ऐसे वेपर और केमिकल्स को स्प्रेड करना कि जिसकी वजह से पेस्ट और इन्फेक्शन ना हो हमारी फसल को सिलोज में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस in which two plants having desirable characteristics are crossbred and with each other order to get a new plant improved characters। कहते कि सेम क्वालिटी वाले, ठीक है, जैसे वीट और एक और वीट, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरह की वीट हो, अलग अलग तरह की हमारी जो वीट की क्रॉप होती है, ठीक है, उन दोनों बीजों को हमने क्या करना है, क्रॉस ब्रेड कराना है। ठीक है, क्रॉस ब्रेड कराने से, क्रॉस ब्रेड करने को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसकी वजह से न्यू प्लांट्स निकलते हैं और जिसको बोलते हैं हाई यील्ड वेराइटी। ठीक है, हमारा हाई यील्ड वेराइटी कब होंद में आई थी, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। इस प्रोसेस को यूज करके हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को फाइंड आउट किया था। देयर वाज अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ये टेक्निक हमने, हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को यूज करके हमने प्लांट क्रॉप की ग्रोथ को इंक्रीज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हमारा यहाँ तक हो गया। आपके जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में पॉइंट थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका था प्रिपेयरिंग द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट था सोइंग सीड, नेक्स्ट था मैन्यूर और फर्टिलाइज़र यूज़ करना, नेक्स्ट था इरिगेशन करना, उसके बाद आपने हार्वेस्ट किया। ठीक है, और देन हमने स्टोर किया। ये आपके एग्रीकल्चर प्रोसेस आ गए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आ गई। अभी हमने यहाँ तक जो पढ़ा वो था आपका प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड फूड। ओके, यहाँ तक आपका प्लांट बेस्ड, जो हमें प्लांट से फूड प्राप्त होते हैं उसके बारे में ये हो गया। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वो है आपका जो हमें एनिमल से फूड प्राप्त होता है, एनिमल से फूड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। rearing of animals एंड वर्क इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। देखो हमने क्या करना होता है, कहते हैं कि जब हम एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, फूड के लिए, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम देम एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड। कहते कि डिपेंड करता है कि वो एनिमल से क्या क्या प्राप्त होता है, उसके बेस पर हमने इसके नाम रखे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है मिल्क प्रोड्यूसिंग और मिल्क एनिमल। मीन मिल्क के जो मिल्क प्रोडक्ट होता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, काऊ, बुफैलो और गोट से। मीट एंड एग प्रोडक्शन एनिमल्स, गोट, शीप, चिकन, डक आर द मेन सोर्स ऑफ द मीट। ठीक है, इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं, ये नॉर्मल सी बातें हैं, ये आप सबको अभी तक तो पता होंगी ही। नेक्स्ट है आपका डेयरिंग। ठीक है, डेयरिंग, मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट फूड फॉर अस। मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या लगाई जाती है, डेयरिंग की जाती है। ठीक है, rearing cattle for producing milk on large scale is called dairying। इसकी डेफिनेशन क्या है, समझ आई कि लार्ज स्केल पर अगर मिल्क प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हम एनिमल्स को पालते हैं, उसको बोलते हैं डेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स कि बर्ड, जैसे hen हो गया, डक हो गया, गीज, टर्की। ठीक है, ये सारे बर्ड को हम क्या करते हैं, ये इसको रियर करते हैं। ठीक है, इसको पालते हैं
तो ये क्या है, इससे हमें मिलते हैं एग्स मिलते हैं, ठीक है। रेयरिंग ऑफ बर्ड फॉर एग इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग, इसको क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा आपका फिशरी। फिशरी मीन प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय कल्चरिंग फिश इज कॉल्ड फिशी कल्चर, इसको क्या बोलते हैं, फिशी कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारी, इसको लर्न करना है, किसी पेपर पर नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल टू obtain इज कॉल्ड एपीकल्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, एपीकल्चर, ठीक है। मीन्स हनी बी, हनी बीन आपको हनी का सबको पता ही होगा, शहद का, ठीक है। उसके वो हमें कहाँ से मिलता है, हनी बी से मिलता है, उसकी रेयरिंग भी की जाती है लार्ज स्केल पर, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। ओके, तो यहाँ तक आपका ये फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। वो क्या चैप्टर है आपका, क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन करनी और उसकी मैनेजमेंट करनी, ठीक है। इसमें हमें प्लांट से जो फूड मिलते हैं उसके बारे में पढ़ा, एनिमल से जो फूड मिलते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, वो पॉइंट है आपका कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज क्या होती है, जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन जो है वो कम होता है। लाइफ स्पैन मीन कि कम टाइम तक रहते हैं, बाद में वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए उनको फ्रीज़र में रखते हैं, ठीक है। तो फ्रीज़र के टेम्परेचर 0 डिग्री से 40 डिग्री तक रखा जाता है, इसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। ओके, और इसके बाद आपका एक पॉइंट और है, वो आपका पॉइंट है डैम्स और जो कैनल से इरिगेशन की जाती है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान तो आपको पता है डेजर्ट है मोस्टली उसका एरिया, उसमें भी हमने कैनल के थ्रू ड्राई एरिया को वाटर प्रोवाइड किया है। वही जो आपका उस वो कौन सी कैनल है, इंदिरा गांधी कैनल। ओके, ये कैनल क्या करती है, गुजरात और राजस्थान के कुछ एरिया को वाटर प्रोवाइड करवाती है। ओके, यहाँ तक आपका फुल चैप्टर कवर हो गया है, ठीक है। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर की समरी, ठीक है। फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, देन फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, तो थैंक यू ऑल, must subscribe the Mehra Mastery classes. Thank you. Bye everyone.